सो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एनिलीन। और एनिलीन मॉलिक्यूल होता है जो बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरह से कोई एक एमिनो ग्रुप लग जाता है तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दो वर्ड है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज़ आने वाली है, एंड सब्स्टिट्यूशन मतलब वो किसी पुरानी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करने वाली है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो एक वीकर या पुराने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा होगा, ये इस रिएक्शन का मतलब हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है रिंग के ऊपर होती है, क्योंकि हम एनिलीन की बात कर रहे हैं तो ये एज सच कहाँ पे होगी, रिंग के ऊपर होगी। बट इस रिएक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेंजीन का केस देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि कंपेयर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ बेंजीन एंड एनिलीन। तो जनरली क्या होता है कि एनिलीन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़े अच्छे से परफॉर्म कर जाते हैं, बट बेंजीन के केस में थोड़ी सी स्लो रिएक्शंस होती हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता होगा। हम देखते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। तो जब इसने अटैक किया तो कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई। मान लो ये जो डबली बॉन्ड था ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर था, तो इसने अटैक किया इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। नेट इफेक्ट इज कि इसके साथ वाले कार्बन पे जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अपने आप को अटैच करता है उसके साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि ये सारे डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए वहाँ शिफ्ट होते हैं, लेकिन नेट इफेक्ट क्या होता है कि इसकी अपनी जगह पे फिर एक पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो जाता है। वैसे ही एक और बॉन्ड यहाँ पे जो डीलोकलाइज हो सकता है, तो जब इसकी डीलोकलाइजेशन होती है तो ये पॉजिटिव चार्ज एज सच इस वाले ऊपर वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ओवर द रिंग हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के सामने आ रहे हैं बेंजीन के, जब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब सेम सिचुएशन मान लो हम कंपेयर करके देखते हैं एनिलीन वाली रिंग में, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ साथ एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है कि हम ऑर्थो पे भी अटैक देख लेते हैं, पैरा पोजिशन पे भी अटैक देख लेते हैं। ऑर्थो पोजिशन पे जब अटैक किया तो ये इस एमिनो ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो इमीडिएट पोजिशन होती है उसको ऑर्थो कहते हैं, अपोजिट वाली पोजिशन पैरा होती है, और इन दोनों के बीच की जो पोजिशन होती है दैट इज़ मेटा। तो हम ऑर्थो और पैरा की बात करते हैं, क्योंकि जनरली कहा गया है कि जो NH2, NHR और NR2 ग्रुप जब इस बेंजीन रिंग के ऊपर लगते हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है कि वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे कि आप ऑर्थो पे अटैच हो या आप पैरा पे अटैच हो, उनको कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक हो सकता है और पैरा पे अटैच हो सकता है। तो अगर ऑर्थो पे अटैचमेंट हो रही है इलेक्ट्रोफाइल की तो क्या सिचुएशन बनेगी, आप देख रहे हैं कि ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अपने आप को अटैच कर लिया है। बिल्कुल बेंजीन की तरह सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वो डीलोकलाइज होकर अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ जाएगा, फिर फर्दर अगले स्ट्रक्चर में वो डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन बेंजीन के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है कौन सी कार्बन पे, उस कार्बन पे जिसके साथ एमिनो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्डिंग स्टेट में आ सकता है। तो जब ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्डिंग स्टेट में आएगा तो नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और नेट इफेक्ट इज कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे था वो अब शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 की बजाय 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, चाहे वो अटैक ऑर्थो पे हो चाहे वो पैरा के केस में हो। तो पैरा पे भी आप देखेंगे कि सेम सिचुएशन है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के सामने आ रहे हैं। तो एक जनरल कंसेप्ट है, जब आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा कभी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे लिखा था कि जितने ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ज़्यादा वो स्ट्रक्चर या इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। तो इस केस में जब बेंजीन के ऊपर अटैक हो रहा है तो 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना इसके 3 ही रेजोनेटिंग फॉर्म पॉसिबल थी। लेकिन एनिलीन के केस में जब ये ऑर्थो या पैरा पे अटैक करता है तो इसकी 4 रेजोनेटिंग फॉर्म्स पॉसिबल हैं, क्योंकि जितने इसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो वो इंटरमीडिएट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन जो इस केस में बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इन द केस ऑफ बेंजीन। तो इसीलिए जो एनिलीन होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एज़ कम्पेयर टू सिंपल बेंजीन। ये उस क्वेश्चन का आंसर था। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात आई तो हमने थोड़ा सा इसका जनरल मैकेनिज्म समझा पिछली स्लाइड में कि कैसे कैसे होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एनिलीन को लेके आपके सिलेबस में 3 रिएक्शंस मेंशन्ड है। एक है ब्रोमिनेशन, एक है नाइट्रेशन और तीसरी है सल्फोनेशन। तो मैं ब्रोमिनेशन का केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन आप खुद करने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर से सिचुएशन और केमिस्ट्री रहने वाली है वहाँ पे। और
आप खुद कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री हम इसकी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो ब्रोमिनेशन से मैं एक जनरल रिएक्शन आपको, ब्रोमिनेशन वाला कंसेप्ट या ब्रोमिनेशन वाला एग्जांपल डिस्कस करके बताता हूँ। ब्रोमिनेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो हम क्या करते हैं कि ये एनिलीन लेते हैं और उसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं। तो नेट इफेक्ट क्या रहता है कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो एनिलीन है वो बड़ी ज़्यादा जल्दी सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, फास्ट रिएक्शन होती है। तो अगर इसको ब्रोमीन एज सच मिलेगा तो ये फटाफट क्या करता है कि इसकी सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाती है, किससे? ब्रोमीन से। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये ट्राई हेलो डेरिवेटिव आया, ट्राई हेलो या ट्राई ब्रोमो कहेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें 3 ब्रोमीन रिंग के ऊपर लग गए हैं, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। अब अगर हमसे कहा जाए कि हमें नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, हम नहीं चाहते कि सारी की सारी ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाए, पैरा भी ऑक्यूपाई हो जाए। हम चाहते हैं कि एट ए टाइम या तो ऑर्थो डेरिवेटिव भी मिले या पैरा डेरिवेटिव भी मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अगर रिएक्शन को ऐसे छोड़ देंगे तो रिएक्शन बहुत स्पीड अप होती है, फास्टन होती है, बड़े फास्ट पेस से होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का मतलब है कि अगर इस NH2 ग्रुप को, जो कि रिंग को एक्टिवेट कर रहा था ब्रोमिनेशन के लिए, उसको हम प्रोटेक्ट कर दें या प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि इसको हम किसी कम रिएक्टिव ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल के साथ, एनिलीन की। तो उससे नेट इफेक्ट ये होता है कि विद द लॉस ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पे ये अमाइड जनरेट हो जाती है, ये अमाइड जनरेट हो गई। अब अमाइड्स आर जनरली लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एमीन्स। तो क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, तो इस सिचुएशन में अगर हम ब्रोमिनेशन अटैम्प्ट करेंगे तो ब्रोमिनेशन एक्सक्लूसिवली पैरा पोजीशन पे होगी, क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप है, ये इसको ऑर्थो पे अटैच नहीं होने देगा। ब्रोमीन क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है, तो ये प्रेफर करेगा कि ये पैरा पोजीशन पे कनेक्ट हो इसके साथ। अब जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस, बाद में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए था, हमें एनिलीन ऐसा चाहिए था जिसमें सिर्फ पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हो। तो हमें बाद में इसको, जहाँ से हमने प्रोटेक्शन की थी, अमाइड बनाया था, इस अमाइड की हाइड्रोलिसिस करके हम इसको एमीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल जाता है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्राई हेलो डेरिवेटिव नहीं मिला, सिर्फ मोनो ब्रोमिनेटेड एनिलीन मिला हमारे को। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं इसके रिएक्शंस के। मैं चाहता हूँ कि आप बाकी जो 2 रिएक्शंस हैं, लाइक सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, उस केस में भी आप ये कंसेप्ट अप्लाई करके देखें। सो आगे हम बात करने वाले, हमारा प्रोबेबली लास्ट लेक्चर रहने वाला है इस चैप्टर का, डाइजोनियम सॉल्ट्स की। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये सारी केमिस्ट्री आप एक बारी अच्छे से अपनी क्लियर कर लें। सो थैंक यू वेरी मच।